10 जनवरी को उमरिया की सब्जी मंडी में कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये वाकई इंसानों की बस्ती है या फिर यहां इंसानी भेष में कोई हफ्सी भेड़िया छिपा है, जिसने एक 13 साल की मासूम को एक बार नहीं बल्कि 7 बार नोचा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक बच्ची को एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाया और जहां जहां उस मासूम ने मदद के खातिर अपने हाथ को फैलाया, वहां वहां उसके जिस्म को नोचा गया। अब सवाल यहां पर यह है कि वादे तो सियासतदानों ने तमाम किए, लेकिन क्या वो हकीकत से वास्ता रखते हैं? क्योंकि मौजूदा तस्वीरें तो सरकार और उसके वादों पर एक जोरदार तमाचा है। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार अब हर कार्यक्रम के पहले कन्या पूजन करती है, वहीं पिछले कुछ महीनों की बात करें तो वही कन्याएं एक के बाद एक शैतानों की हैवानियत का शिकार हो रही हैं। उमरिया में भी यही हुआ, जहां एक मासूम जो मदद के लिए जिसके भी आगे हाथ फैलाती है, वही लोग मदद के बहाने उसकी आबरू के साथ खेलते हैं। 3 दिनों तक मासूम के साथ रेप होता रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। आखिरकार 3 दिनों बाद जैसे तैसे पीड़िता आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई आपबीती घर वालों को बताई, जिसके बाद परिजन मासूम को लेकर थाने पहुंचे और FIR दर्ज करवाई। एक नाबालिग लड़की थी, उसके साथ 6-7 आरोपियों ने मिलकर गैंगरेप किया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 6 आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं, एक की तलाश की जा रही है और इसमें पॉक्सो एक्ट भी लगी हुई है। पॉक्सो एक्ट यदि नाबालिग लड़की के साथ कोई अपचारी अपराध करता है तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट लगती है, वो भी लगी हुई है और विवेचना इसकी जारी है। सर, कितने आरोपी थे? अब तक कितने गिरफ्तार हुए? 6-7 थे, इसमें 6 आरोपी डिटेन किए जा चुके हैं। रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई, लेकिन पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आया। अगर समय रहते पुलिस सख्त एक्शन लेती तो शायद इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में होते। पहले पुलिस का जो कहना है वो ये कहना है कि एक व्यक्ति जो उसमें लड़का था वो उससे जान पहचान थी पहले से ही, और वो पहले भी उस लड़की को घुमाने के उद्देश्य से या उसके कहीं ले जाने के उद्देश्य से ले गया और छोड़ गया। उस दिन भी ऐसी घटना हुई। वो जो लड़की सब्जी लेने यहाँ आई थी, वो लड़का यहाँ मिला और अपने साथ घुमाने के उद्देश्य से उसको ले गया, और ले जाने के बाद यहाँ पर एक सिद्धिविनायक नाम का ढाबा है, वहाँ ले जाता है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया कि बेटियों से अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मातृशक्ति का कल्याण सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। और जब हम संकल्प लिए आए हम ये बेटियों की जिंदगी तबाह करने वाले, अभी नया कानून बनाया। पहले बच जाते थे इधर से उधर के निकल के, लेकिन अब जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। इससे कानून बना। इधर रविवार देर शाम जिस जगह मासूम से रेप किया गया, उसके आधे हिस्से को ढाया गया है और इसके पीछे अवैध निर्माण का तर्क दिया जा रहा है। पूरे मामले और प्रशासन की ढाबे पर की गई कार्रवाई से अब सवाल खड़े होते हैं कि FIR दर्ज होने के 3 दिन बाद तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस ने ढाबे के आधे हिस्से को क्यों ढाया? मासूम को 3 दिन ढाबे में रखा, किसी को भनक क्यों नहीं लगी? फरार आरोपी का पुलिस को अब तक सुराग क्यों नहीं लगा? टीम न्यूज़ स्टेट। तो हैवानियत का खेल यहां पर चलता रहा और 2 से 3 दिन तक ये चलता रहा, लेकिन पुलिस को कानो कान इसकी खबर नहीं लगी, जबकि पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत भी की गई थी। अब पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। और मीना सिंह जो कि नेता है, मंत्री हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी दुर्गेश। वाकई दिल दहलाने वाली घटना है। एक बच्चे के साथ गैंगरेप होता है, एक नहीं बल्कि कई लोग करते हैं। इस मामले पर पुलिस ने जितनी लापरवाही बरती उसके बाद कार्रवाई भी की और अब आरोपी गिरफ्तार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी दरिंदगी कैसे एक मासूम के साथ हो सकती है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग की मीना सिंह जी हैं। मीना सिंह जबलपुर उमरिया की रहने वाली हैं, उनका गृह जिला है और इतनी बड़ी घटना उनके ज़िले में हुई है, तो उनका हम बातचीत करेंगे। मैम, किस तरीके से देखती हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है ये। देखिए,
ये बहुत ही असहनीय और दर्दनाक घटना है, चूँकि एक बच्ची के साथ हुआ और जिसकी 13 साल उम्र बताई गई है। मैं पेपरों के माध्यम से जब मुझे जानकारी लगा तो मैं तो थोड़ी देर के लिए एकदम स्तब्ध जैसे हो गई कि ये कैसे हो गया। और फिर उमरिया खुद का भी ज़िला है और बहुत दुख भी हुआ हमारे को कि इस प्रकार की घटना किसी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत ही दुखद है। मैं उसमें क्या बोलूँ, मेरे मन खुद ही द्रवित है इस पीड़ा को सुन करके। बस ये आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी लोग शामिल रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी किसी के ऊपर कोई रहम नहीं किया जाएगा कि कोई बचे। और भी ढूंढ के जो भी लोग शामिल होंगे उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं पुलिस प्रशासन से भी बात की हूँ और अभी लगातार बात करती रहूँगी जब तक उस बेटी को न्याय ना मिल सके। तो जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा कोई शांत नहीं रहेगा। और न्यूज स्टेट ने भी ये जिम्मेदारी उठाई है कि जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे, जब तक गुनहगारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रूबरू कराते हैं आपसे और फिर उनसे बात करेंगे। सरिता वर्मा जी सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। धनंजय शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में हैं और योगेश यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार जिनकी है, सवाल सबसे पहले उन्हीं से होगा। धनंजय शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि मूड खराब है, महाकाल का तीसरा नेत्र खुल चुका है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम देख भी रहे हैं पूरे प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन शुरुआत में सवाल के साथ करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अपराधियों के मन में डर का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? मुख्यमंत्री के इतने एक्टिव होने के बावजूद लोगों में डर का माहौल है, अपराधियों में क्यों नहीं है? नहीं, ये विषय पर तो समाज के सभी चिंतकों को, समाज शास्त्रियों को भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि सरकार का काम है दोषियों को दंडित करना। इस विषय पर सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही है। सरकार ने फांसी की सजा तक का प्रावधान किया है। सरकार ने उस उमरिया केस में भी जो छोटी उम्र के बच्चों पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है, उस एक्ट को भी लगाया, उसके तहत कार्रवाई हुई है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और अपराध करने वाले लोगों को और दंडित करने के लिए, समाज में संदेश देने के लिए, उनकी यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अवैध है, ये अच्छी बात है शर्मा जी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी प्रवक्ता हैं, आप भी पूरी दुनियादारी से वाकिफ रहते हैं, इस मामले में आपको कौन कौन दोषी लग रहा है? तो मैंने बताया ना कि ये घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है, स्तब्ध कर देने वाला है। और लाख प्रयासों के बावजूद भी ये हैवान अचानक कहां से प्रकट हो रहे हैं? क्यों लोग अपने नहीं, आपको दोषी कौन लग रहा है? मेरा सवाल ये, देखिए आप वो सारी बातें कहेंगे शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है प्रथम दृष्टया इस बच्ची का, इस पीड़ित के कौन कौन दोषी हो सकता है? नहीं, ये तो पुलिस का विषय है, पुलिस का अनुसंधान का विषय है। वो बच्ची ने जो भी जानकारी दी है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और जो जानकारी पुलिस को दी गई है, पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं उस पुलिस के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूं। 10 तारीख को बच्चे को उठाया जाता है, 11 तारीख को परिजन जाते हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। 11 तारीख के बाद से 12 तारीख तक बच्चे उनके कब्जे में रहती है। पुलिस क्या कर रही थी? जिस जगह से उठाया गया वो 400 मीटर दूर, जो ढाबा है वो 800 मीटर दूर है थाने से, और वहां ये सब कुछ हो रहा था। पुलिस 11 तारीख को शिकायत पहुंच गई, उसके बाद से पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को दोषी यहां पर नहीं ठहराएंगे हम? नहीं, इतने गंभीर विषय पर पुलिस ने अवश्य प्रयास किया होगा कि समय सीमा में बच्ची तक पहुंच जाए वो, और अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो। पर जैसा कि मैंने बताया कि अपराधी अपनी ओर से पूरा शातिरपन करता है, अपनी बुद्धि लगाता है कि वो पुलिस की पकड़ में ना आ पाए, पर इसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अब भरोसा रखिए, खुलेआम एक बच्ची को शाम के वक्त उठाया जाता है, यहां पर अपराधियों ने बुद्धि लगाई। एक ढाबे में जो रिहायशी इलाके में है वहां पर उसको 2 दिन तक छुपाया जाता है, वहां पर उन्होंने बुद्धि लगाई। पूरा भीड़भाड़ वाला इलाका है, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती है। यहां पर अपराधियों की शातिरगिरी आप देख रहे हैं, पुलिस वालों की लापरवाही और पुलिस वालों की क्या कहा जाए इसे, क्या ठीक है। मैं एक बार जरा और बात कर लूं सभी लोगों से, फिर मैं आपके पास फिर से दोबारा से आता हूं। योगेश यादव जी, किस तरह से आप देखेंगे, कल आप घेराव करने जा रहे हैं राजभवन का? देखिए हिमांशु जी,
हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी घटना पर प्रतिक्रिया बड़े जोशीले अंदाज में करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मध्य प्रदेश में सब परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके का वक्तव्य इससे पहले भी वे जारी कर चुके हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधियों को। ये घटना होने के बाद की प्रतिक्रिया होती है। मेरा प्रश्न ये है और कांग्रेस के प्रत्येक जन का प्रश्न ये है कि घटना होती क्यों है, घटना पर अपराधियों को भय क्यों समाप्त हो गया, प्रशासन का भय क्यों समाप्त हो गया, पुलिस प्रशासन का भय समाप्त क्यों हो गया। आप जानते हैं ढाबा यदि वहां से 400 मीटर दूर पर एक थाना है तो थाना और ढाबे के बीच में जो दूरी है तो कहीं ना कहीं से ढाबे वालों को या उन अपराधियों को, उन बलात्कारियों को इस बात का भय नहीं होगा कि थाने की कोई अहमियत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का शासन, भारतीय जनता पार्टी का शासन कुछ ऐसी प्रणालियों को विकसित क्यों नहीं करता कि अपराधियों को पहले ही भय व्याप्त हो जाना चाहिए। आप घटना के बाद प्रतिक्रिया करते हैं, आप रास्को की बात कर रहे हैं, ठीक है, तत्काल कोर्ट की बात होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है, सब बहुत अच्छी बातें हैं, उनका स्वागत है बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी ये हमारी बातें एक नारा, एक भाषण क्यों हो जाता है? हमारी कार्रवाई पर या मजबूती के आधार पर हमारे ब्यूरोक्रेट पर एक निर्देशित क्यों नहीं किया जाता? हमारे सब एसपीज, डीआईजीज और बड़े अधिकारी से लेकर टीआई तक को कि किसी भी क्षेत्र में यदि इस तरीके का अपराध होता है तो उस अपराध यदि हमारे संज्ञान में आता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या होता है, घटना घटने के बाद हो जाता है, उसके बाद कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद फिर दूसरी घटना घटती है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में इस तरीके की घटनाओं एकदम बढ़ जाती है, इसके कारण क्या है, इसके क्या मूल तत्वों की तरफ जाना बहुत वैसे देखिए, मैं आज मैं सीरियसली मैं ये बात कहना चाहूंगा, धनंजय शर्मा जी, योगेश यादव जी, आप लोगों से मेरी पहले कई बार बातचीत हुई है, कई बार हम लोगों ने चर्चा की है। हालांकि आज मैं इन सारी चीज़ों में नहीं जाऊंगा कि बीजेपी के शासन में ज़्यादा बढ़ जाती है, कांग्रेस के शासन में कम हो जाती है, क्योंकि आंकड़े तो पूरे लेकर आया हूं। 2019 में भी 114 बच्चों से छेड़छाड़ हुई, 214 बच्चों से दुष्कर्म हुआ है, तो कमलनाथ सरकार में भी हुआ, शिवराज सरकार में तो होता ही रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े सभी के सामने, ये हमने देखा भी है। लेकिन जो बात आपने यहाँ पर कही है योगेश जी कि ये क्यों एक डर नहीं बैठ पाता, क्योंकि सख्त कानून भी बना हुआ है उसके बावजूद भी, तो इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं, सरिता वर्मा जी। सरिता जी, कानून बहुत सख्त बना हुआ है ऐसे मामलों में, बहुत सख्त कानून मामलों में ऐसे बना हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप अधिवक्ता हैं, हम लोग सख्ती के साथ सारा सब कुछ किया जाता है, लेकिन फिर भी अपराधियों के मन में डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत लचीलापन है इस कानून में, हम कैसे भी बच सकते हैं, अगर बच नहीं सकते तो वक्त तो अपना काट ही सकते हैं लंबा खींचके से। देखिए, बलात्कार एक जघन्य अपराध है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में 105 बलात्कार होते हैं, मीन्स एक घंटे में 5 बलात्कार होते हैं। और इसका कारण कहीं ना कहीं हमारा समाज भी है, हमारा समाज भी दोषी है इस बलात्कार के पीछे। आज हम अपनी लड़कियों को दहेज देने के लिए, जब वो पैदा होती है तभी हम पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी लड़की जैसे ही बड़ी होगी ससुराल में उसको घर, गाड़ी, मकान, फर्नीचर, हर चीज उसे दहेज में देना, लेकिन एक बार ये नहीं सोचते हैं कि हमें अपनी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना है, उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाना है, उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि वो अपना डिफेंस आगे चल के खुद कर सके। लेकिन ये चीज हम कभी नहीं सोचते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अपराधियों को सजा तो मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नहीं सरिता जी, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने एक चीज देखी है कि पॉक्सो एक्ट यहाँ पर बनाया गया है, साथ ही ये भी कहा है कि नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म होगा तो उसको फांसी की सजा होगी, और कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई भी गई है, कई अपराधियों को, लेकिन एक को भी फांसी नहीं हुई है। ये आंकड़े बताते हैं, एक को भी फांसी नहीं हुई है। तो ये जो लेट लतीफी होती है, ये बात आप मत कहिए। देखिए, निर्भया केस में चारों दोषियों को फांसी की सजा 7 साल भले लगे हैं, लेकिन उनको चारों को फांसी की सजा दी गई है। अभी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि उससे सही समय पर उन अपराधियों को सजा मिलती है जो मिलनी चाहिए? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप कानून के पक्ष बता सकते हैं। कमजोर नहीं होते हैं, पुलिस और प्रशासन कभी कमजोर नहीं होते। अगर कमजोर कार्य करने की इच्छा शक्ति, अगर वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपराधियों के मन में डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ऐसा करना नहीं चाहते हैं। वो जल्द से जल्द एक्शन न लेने के बजाय उसको डिले करते रहते हैं। एक सोच ये भी बनी रहती है, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई पुलिस के पास जाता है, कोई बाप या कोई माँ, और पुलिस अधिकारियों से कहते हैं कि बेटी गायब है, रात भर से आई नहीं है,
तो एक तरफ से जो पुलिस के 10 सवाल होते हैं और पुलिस का ये कहना कि आ जाएगी, एक तरफ से ये कहना कि कहीं भाग गई होगी, या फिर कितनी तरह की बातें होती हैं। शायद ये भी चीज है। 11 तारीख की शिकायत के बाद 13 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं, बच्ची को नहीं ढूंढा गया। बच्ची जब तड़पते तड़पते सबसे मदद मांगी और जिससे मदद मांगी उसी ने उसको नोचा है, और वहां उसके बाद फिर वो पुलिस तक पहुंचती है और तब पुलिस कहती है कि नहीं अब हम कार्रवाई करेंगे। दुर्गेश हमारे साथ बने हुए हैं और वो दुर्गेश लगातार उस मौके पर मौजूद हैं, जगह पर मौजूद है उमरिया में, और पूरे अपडेट एक एक पल तक हम तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश, इस मामले में अभी तक क्या किसी पुलिस कर्मी से या फिर उस क्षेत्रीय जो थाना था वहां पर किसी से पूछा गया कि इतनी लेट लतीफी क्यों की गई, इस मामले में क्यों सोते रहे? बिल्कुल, देखिए हिमांशु, हम लगातार इस मामले पर पुलिस अधीक्षक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें समय ही नहीं दे पा रहे हैं। जबकि हमने मैसेज भी पहुंचा दिया है कि हम केवल इस स्टोरी पर कवर करने के लिए आए हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि आपने अब तक क्या ठोस कदम उठाया, क्या आप आगे कार्रवाई करेंगे और क्या उन जिम्मेदार अधिकारी या पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इस मामले पर लेट लतीफ़ी की या इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तो अभी तक चर्चा नहीं हो पाई, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमारी मुलाकात होती है कैबिनेट मंत्री मीना सिंह से, जिनसे हमने साफ तौर पर कहा कि इतना गंभीर मसला है कि इस पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने माना इस बात को, इसको स्वीकार किया कि हाँ, इस पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होगी। मैं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस मामले पर चर्चा करूंगी और बातचीत करूंगी कि तमाम जो घटनाक्रम है उसकी बारीकी से जांच हो, जो भी दोषी हो, चाहे फिर वो जो आरोपी हो या फिर वो पुलिसकर्मी जिसने इस बात को गंभीरता से लिया। हुआ जब आपने उनसे बात की, वो खुद उमरिया में मौजूद हैं, जब आपने उन्हें बात की तब उन्हें याद आया कि हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करना, उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? मंत्री बनाया गया है ना, उस क्षेत्र में है। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बात उमरिया की हो रही है, तब उन्हें होश नहीं आया कि लगाएं पुलिस अधीक्षक को फोन, जो बार बार टाल रहे हैं हमारे संवाददाता आपसे मिलने के लिए, तब उनको इस बात का होश नहीं आया? बिल्कुल हिमांशु, देखिए सवाल खड़े यही होते हैं कि आखिरकार जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को इतनी ईमानदारी से क्यों नहीं निभा सकते? क्यों जब मीडिया सवाल उठाता है, जब मीडिया जवाब सवाल पूछता है, तब उनके सामने इस बात को ज्ञान आता है कि नहीं, हमको इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए तमाम सवाल उठते हैं और बात यही आकर अटक जाती है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं कब तक होंगी और उस पर रोक कैसे लगेगी। क्योंकि देखिए यहाँ भी जब मैंने आम जनता से बात की तो लोगों का यही कहना था कि जो सोशल पुलिसिंग होती है, जो पुलिस अधिकारियों की आम जनता से चर्चाएं होती हैं, आम जनता के बीच जो पुलिस अधिकारियों या कानून का डर होता है, वो कहीं भी नजर नहीं आता। और यही वजह रहती है हिमांशु कि वो लड़की जिसका अपहरण किया जाता है, उसे 2 दिन तक एक ढाबे में बंधक बनाया जाता है। वो ढाबा जो कोतवाली थाने से महज 801 किलोमीटर की दूरी पर है, उस पर आप किसी की नजर नहीं पड़ती है। बच्ची वहां से चली जाती है, हाईवे पर मदद मांगती है, उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर ने भी उसको अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। तो आखिरकार इतने सारे लोगों की मानसिकता में क्या चल रहा था? क्या इनके दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि यदि मामला थाने पहुंच जाता तो फिर हमारा क्या होगा? जबकि लगातार इस तरह के मामले मीडिया में चलते हैं, लगातार इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जिसमें आरोपी की वजह होती है, बात में हम सब जानते हैं। उन दरिंदों की, उन हैवानों की सोच बिल्कुल सही थी। मामला पुलिस में पहुंच भी गया, तब भी पुलिस ने क्या कर लिया? जब बेटी जैसे तैसे बचते बचाते थाने पहुंची, तब जाकर ये बात सामने आई ना। उससे पहले पुलिस ने क्या कर लिया? पुलिस तो सो रही थी। धनंजय शर्मा जी, मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस बारे में बात कर चुके हैं। आप भी बखूबी जानते होंगे कि रात में गश्त होती रहती है, बीट प्रभारी होते हैं, जगह जगह पुलिस की गश्त होती है, रात में निकलती है, दिन में निकलती है। और जब एक मामला आता है सामने की एक बच्ची गायब है, तो उस वक्त तो गश्त और ज़्यादा बढ़ जाती है, पूछताछ होती है, एक तंत्र होता है जो सक्रिय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। क्या सरकार की तरफ से उस क्षेत्रीय थाने में या फिर जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे पूछा गया कि क्या हुआ इस मामले में, क्या किया आप लोगों ने, और कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहली जवाबदारी है उस बच्ची के साथ जिंदगी करने वाले लोगों को धर दबोचा जाए। लगभग 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और जल्द 2 लोग भी पकड़ में आ जाएंगे। उसके बाद इस सब विषय पर भी बात होगी। यदि कोई लापरवाही पुलिस लेवल से हुई है तो शिवराज जी के राज्य में बिल्कुल प्रशासनिक लोगों में इस बात का डर तो है ही कि हम कोई लापरवाही करेंगे, चूक करेंगे तो हमको भी पनिशमेंट मिलेगा। और इस विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है। मुझे तो यही बहुत ही दुर्भाग्यजनक लग रहा है। कैसे एक छोटी सी बच्ची जो कक्षा 9 की छात्रा है और वो आपके घर की छोटी सी बेटी के बराबर है, उसके साथ कैसे ये लोग, ये राक्षस लोग
कैसी कैसी मानसिकता के लोग हरकतें करते हैं। तो मुझे तो वास्तव में बहुत तकलीफ हो रही है कि ऐसे विषय पर तकलीफ तब और ज्यादा बढ़ जाती है ना, तकलीफ और ज्यादा जब बढ़ जाती है जब एक पीड़ित जिसको बहुत दर्द है, जिसको बहुत तकलीफ है, जिसने बहुत कुछ सहा है, वो एक उम्मीद के सहारे एक ट्रक ड्राइवर को रोकती है कि हाँ यहाँ पर उसे कुछ मदद मिलेगी, जो दरिंदों ने उसके साथ किया है यहाँ पर उसे कुछ मदद मिलेगी, वो पुलिस तक पहुंचाएंगे, उसके घर वालों तक पहुंचाएंगे और वहां पर वो खुद उसकी अस्मत का शिकार करता है, वो खुद उसकी इज्जत को तार तार करता है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है हमें कि हम कहाँ हैं। मतलब डर किसी का नहीं, किसी का खौफ नहीं, प्रदेश में क्या चल रहा है एक बड़ा कलंक। जो एनसीआरबी के जो आंकड़े, मैं इनका जिक्र, इनकी चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 सब जगह हर बार बलात्कार के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े मध्य प्रदेश नंबर 1। ये कलंक जो बड़ा सा लगा है मध्य प्रदेश के माथे पर, ये कलंक मिटने का नाम नहीं ले रहा है और ये हर वक्त की बात है। और ये धनंजय शर्मा जी जो हमारे साथ में बीजेपी के हैं और योगेश यादव जी जो कांग्रेस के, वो भी मानेंगे। जी माफ कीजिएगा धैर्यवर्धन जी। योगेश यादव जी, बदलेंगे कैसे हम इन सारी चीजों को? ठीक है, नहीं करते पॉलिटिक्स की बात, कैसे बदलेंगे उन लोगों की सोच को, उन लोगों की विचारधारा को जो एक पीड़ित लड़की का दर्द तक नहीं समझ सकते? देखिए, निश्चय ही हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम इसमें कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील सब्जेक्ट है जिस पर बहुत जबरदस्त तरीके से गहन विचार करना चाहिए। और मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने कहा कि हम इस मामले को निरंतरता प्रदान करेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इन ऐसे प्रकरणों में, इतने संवेदनशील मैटर पर निरंतरता नहीं मिल पाती। आप क्या होता है कि घटना 4 दिन तो मीडिया में रहती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहती, प्रिंट मीडिया में रहती, उसके बाद सब भूल जाते हैं और जैसा आप आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं वो आंकड़े बन जाते हैं कि साहब ये नंबर 1 मध्य प्रदेश रहा रेप की घटनाओं के आधार पर। इसको एक निरंतरता जरूरी है, एक प्रणाली जरूरी है और इस पर एक निरंतर आवाज जरूरी है। और घटना पर प्रतिक्रिया देना बहुत आसान है, संवेदनशीलता व्यक्त करना बहुत आसान है, लेकिन एक सिस्टम को कायम करना कि इसके बाद यदि ये घटना होती है तो इतना खौफ होना चाहिए अधिकारियों का खौफ अपराधियों पर होना चाहिए कि अपराधी भयभीत हो जाए कि नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर इतना, यदि ऐसी कोई घटना करते हैं तो उनके लिए बहुत दुर्भाग्यशाली होगा। धैर्यवर्धन जी, मैं बताना चाहता हूं, आश्वासन नहीं चाहते हैं इस बार हम आपसे। जी बोलिए। हाँ बोलिए। एक बात है, मैं पॉलिटिकल से अलग हटकर एक बात कहता हूं कि केंद्र सरकार को ये बात पर भी अभी सचेतना जाहिर करना बहुत आवश्यक है कि जिस तरीके से नेट पर, दूसरे सोशल मीडिया पर ये जिस तरीके से आजकल ये विकृत मानसिकता के लोग फिल्म देखते हैं, ये बीमार और विकृत मानसिकता के लोग हैं जो कन्याओं को, जो माता का स्वरूप होती है, जो दुर्गे अम्बे का रूप होती है, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं जघन्य अपराध करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये बीमार और मुख्यमंत्री ने ये बात उठाई थी, ये पॉर्न साइट्स को पूरी तरह से बंद करने की बात, और ये इसका समर्थन पूरा होना भी चाहिए। बात करना भाई, उठाने का क्या प्रश्न उठता है, आप कीजिए ना। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, अब आपसे आश्वासन नहीं चाहिए। देखिए अब हमारे अंदर उतनी सीमा रही नहीं है कि अब आपसे आश्वासन ले। हम ये चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता होने के नाते कि ऐसा एक भी मामला सामने ना आए। इस मामले में जो दोषी है उन पर कब तक हम ये मान लें कि कार्रवाई होगी, क्योंकि हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे, हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, दोषियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और उनको अधिकतम दंड दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। और ढीली पुलिस व्यवस्था उनका अपराध अक्षम्य, किसी प्रकार की ढील के हकदार नहीं है। ढीली पुलिस व्यवस्था, देखिए योगेश जी, हम आप सब बैठे हैं, ये सोचनी अवस्था इसलिए बन गई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा रही है, अच्छा, मौत की सजा दी जा रही है, अधिकतम सजा देने के लिए सरकार ने प्रावधान किए, इसके बाद भी राक्षस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अच्छा, एक चीज बहुत छोटा सा, सिर्फ 20 सेकंड में प्लीज सरिता जी के पास में जाऊंगा। 20 सेकंड में सरिता जी मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी को सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुना दी जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ये सब चलते हैं, फिर भी उसे अंजाम तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है? शॉर्ट में बताइएगा प्लीज। देखिए हिमांशु जी, अगर फास्ट ट्रैक में कोर्ट में ये मैटर चलता है, 6 महीने के अंदर सजा हो जाती है, 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है। ठीक है, ये आपने बोला 6 महीने, लेकिन बहुत से मामले मध्य प्रदेश में ऐसे जिसमें सालों साल बीत चुके हैं, फांसी की सजा हो गई है, लेकिन अभी तक सूली पर अपराधी लटका नहीं है, और यही चीज डर कम करता है। अब सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। बस बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, ब्रेक लगाना होगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।